नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता विधान पार्षद से रद्द कर दी गई। विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर ने अपना फैसला सुना दिया। बता दें कि 11 नवंबर 2023 को सदन में आरजेडी के उप मुख्य सचेतक सुनील सिंह ने सभापति को पत्र लिखा और रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की। सुनील सिंह ने रामबली चंद्रवंशी पर पार्टी के खिलाफ गतिविधि का आरोप लगाया था। सभापति ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। वहीं सदस्यता जाने के बाद रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि वे सभापति के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मतलब है कि सभापति जी ने जो नियम बनाया था दल निर्हरण की सदस्यता के 1994 के जो नियमावली थी विधान परिषद की, उस नियमावली के विपरीत या विरोध में जाकर के उन्होंने ऐसा काम किया कि हमें नोटिस दे दिया। एक तो संविधान के दायरे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, गला घोटी गई है, नियम का किया गया है, उल्लंघन किया गया है, तो इसलिए मैं कोर्ट में जाऊँगा। दूसरी बात है कि जिन अति पिछड़ों के सवालों को उठाने के लिए यह इस तरह की कार्रवाई की गई है, उनके बीच में मैं ले जाऊंगा कि यह जो तथाकथित पिछड़े वर्ग के दबंग जो लोग हैं वह यह नहीं पसंद कर रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग के सवालों को कोई मुखर ढंग से उठावे। और आज अगर मैं मुखर ढंग से उठा रहा हूं तो इसलिए इनको किरकिरी लग रहा है इन लोगों को, इसलिए इन लोगों का मैं पर्दाफाश करने का आगे के समय में करूंगा। जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी, तब से ही बिहार में टूट की बात कही जा रही है। एनडीए की बहुमत वाली सरकार के मुकाबले विपक्ष बहुमत से काफी दूर है। बावजूद इसके महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक ये क्यों कहते हैं कि खेला होना बाकी है, जबकि कांग्रेस खुद ही टूट के डर से पार्टी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट की हुई है। सवाल ये कि एनडीए में आखिर ये खेला कैसे होगा। बिहार में 28 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, पर इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। तो वहीं तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। विपक्ष के पास 114 विधायकों का ही साथ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसा खेला होगा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। पटना से आखिर हैदराबाद कांग्रेस विधायकों को किस डर से शिफ्ट किया गया। इन सब के बीच बिहार में जिस खेला की बात हो रही है उससे कई स्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 विधायक है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति है बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये है कि किसी भी पार्टी में यदि टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति ये है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति ये है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित न होने पर गवर्नर पर नजरें टिकी रहेंगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति बेहतर है। ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को फायदा होगा। बिहार में खेला की बात पर सियासत बेहद गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता जहां एकजुटता का दम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेता
बीजेपी पर ही तोड़फोड़ की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस गठबंधन में और पहले भी इस गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं। जनता दल यू में कभी भी इस तरह का कोई टूट की संभावना का दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टूटने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर उनकी पार्टियों का टुकड़े टुकड़े में टूटने का रिकॉर्ड रहा है। विध्वंस की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति उन लोगों को मुबारक हो जो देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। दूसरी बात कि वो किसी के साथ सरकार बनाए, वही 10 लोग उनके मंत्रिमंडल में हर बार होते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो वो अपना भविष्य वहां अंधकार में देख रहे हैं। तो नाराज विधायक हैं और वो अगर कहीं जाना चाहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा संस्कार है मेहमान का स्वागत करना। बिहार की सियासत ही नहीं, खेला की बात देश के दूसरे राज्यों तक हो रही है, पर बिहार में नई सरकार के बनते ही जिस तरह से खेल होने की बात कही जा रही है, उससे यही सवाल उठते हैं कि बहुमत वाले एनडीए की सरकार में खेला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास के काम को आगे बढ़ाना ही उनका मकसद है। सम्राट चौधरी नीतीश कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ में उनके पास भारी भरकम वित्त विभाग की जिम्मेवारी भी है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारना है। बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है, ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग की जिम्मेवारी तो संभाल ली, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। जैसे कैसे बिहार में राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे आंतरिक संसाधन में बढ़ोतरी हो, वित्तीय प्रबंधन कैसे बेहतर हो, सीमित संसाधनों में बिहार में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, कैसे बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाए और केंद्र से मिली सहायता राशि का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। ये सारी चुनौतियां इसके पहले के वित्त मंत्रियों के सामने भी थीं, चाहे वो विजय चौधरी हों या सुशील मोदी। यानी सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार तो संभाल लिया, पर उनके सामने बेहतर करने की चुनौती अभी बाकी है। देखना होगा बिहार के वित्त मंत्री की भूमिका में सम्राट चौधरी कितना बेहतर कर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली भी जल्द होने जा रही है। शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होगी। परीक्षा इस तारीख पर होगी और 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित है। एक तरफ नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहाली का बड़ा पिटारा खोल दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली फेज 3 की घोषणा कर दी है। फेज 3 में प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकलेगी, जिसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित होगी। टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा।
और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। बीपीएससी के अनुसार ये परीक्षा शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर दोनों के लिए होगी और होली के पहले ही तीसरे चरण की बहाली परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ शिक्षक बहाली फेज तक ही सीमित नहीं है। शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा भी होगी और वो होगी अगस्त के महीने में। यानी बिहार में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन नौकरी की बहार जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में इस साल की सबसे बड़ी बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 1,31,00,000 की लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी बैंक का एक फील्ड ऑफिसर था। पुलिस ने एक्सिस बैंक के एक फील्ड ऑफिसर शांतनु सिंह सहित लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फील्ड ऑफिसर शांतनु सिंह ने ही इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए लाइनर की भूमिका निभाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटी गई राशि में 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बताते चलें कि इसी साल 23 जनवरी को अररिया में एक्सिस बैंक की शाखा से 1,31,00,000 रुपए लूट लिए गए थे, जो इस साल की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। इस लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें ये तस्वीर भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बारी बारी से 6 अपराधी जो हैं वो बैंक में प्रवेश करते हैं और सभी को हथियार का डर दिखाकर बंधक बनाया जाता है। लॉकर खुलवाकर रुपए बटोर कर ये सभी के सभी अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। तीन टीमें गठित की गई थी, 3 SIT गठित की गई थी। एक SDPO अररिया नेतृत्व कर रहे थे इसका, और एक टीम का नेतृत्व SDPO फारबिसगंज कर रहे थे, और एक टीम का नेतृत्व आपके DSP हेडक्वार्टर कर रहे थे। ये 3 टीम एक साथ काम कर रही थी और इन्होंने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया। पहले इनिशियली CCTV फुटेज से हमें ज्ञात हुआ कि वहां पे 3 बाइक से 6 अपराधकर्मी आए थे और तीनों बाइक की शनाख्त की गई और उनका कलर चिन्हित किया गया, उनका नंबर प्लेट चिन्हित किया गया। पटना में महिला दारोगा के साथ एक दारोगा द्वारा ही रेप किए जाने और फिर जबरदस्ती उसका गर्भपात कराने की घटना ने पुलिस महकमे को ही शर्मसार कर दिया है। मामला जक्कनपुर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात एक महिला दारोगा ने SC/ST थाने में एक केस दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पूर्व थानाध्यक्ष सुदामा कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि सुदामा प्रसाद ने कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया और फिर उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है ये दारोगा। और इतना ही नहीं, महिला दारोगा जब गर्भवती हो गई तो सुदामा प्रसाद सिंह ने जबरदस्ती उसका गर्भपात भी करा दिया। फिलहाल आरोपी दारोगा सहरसा में तैनात है। इधर पीड़ित ने पटना के SC/ST थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराने के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी FIR की कॉपी भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SC/ST थाना में कांड दर्ज कराया गया था, जिसका कांड संख्या 424 है, जिसमें वादी द्वारा ये कांड तत्कालीन इंस्पेक्टर सुदामा सिंह जो कि जक्कनपुर थाना में पदस्थापित थे, उनके खिलाफ कराया गया था। ये कांड दर्ज कराकर इसका जो है लगातार अनुश्रवण ASP सदर और मेरे स्तर से भी किया जा रहा है, और जो भी इसमें साक्ष्य संकलन है वो जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, और जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे माननीय न्यायालय में उनको पेश किए जाएंगे और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पटना के इस जक्कनपुर थाना में घटित एक कांड ने पटना पुलिस में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस थाने में तैनात SC/ST दारोगा ने इसी थाने के पूर्व थानेदार सुदामा कुमार सिंह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया है, और इस पूरे मामले को लेकर महिला दारोगा ने पटना के SC/ST थाने में FIR लॉन्च करवाया है, और FIR की वही वो कॉपी है जिसमें तमाम तरह के आरोप जो हैं वो महिला दारोगा ने इस थाने के पूर्व थानेदार पर लगाया है। और उन्होंने आरोप लगाया है
कि जो यहाँ के थानेदार हैं उन्होंने उन्हें कॉफ़ी पिलाई और कॉफ़ी पीने के बाद वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्होंने उनके साथ रेप किया और जब उन्हें होश आया तो वो थानेदार के जो बेड है उस पर वो पाई गई थी। और इसके बाद जो थानेदार हैं उन्होंने अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर भी उतार ली। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी खींचातान हुई दोनों के बीच। उनका ये भी आरोप है जो वीडियो बनाया गया उसके आधार पर थानेदार बराबर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और इसके बाद उन्होंने गर्भपात भी करा दिया। निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात है और यही वो बिल्डिंग है जिसमें थानेदार सबसे निचली मंजिल पर रहते थे, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं। थानेदार सुदामा कुमार सिंह जो है फिलहाल उनकी पोस्टिंग पटना से सहरसा कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। और जो SC/ST के थानेदार हैं लगनदेव राम, ये देखिए FIR की कॉपी है, लगनदेव राम जो हैं SC/ST के थानेदार हैं, उन्होंने लिखा है कि जो केस है उसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है SC/ST जो थाने हैं उसमें, और इसमें तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं। 376, 313, 506 IPC की धाराएं लगाई गई हैं। और थानेदार लगनदेव राम ने यह भी लिखा है कि आई विल इन्वेस्टिगेट दिस केस। इस मामले के खुलासे होने के बाद पटना पुलिस के आलाधिकारियों ने एक बैठक की है। चूँकि पहले भी इस तरह की घटना सामने आई है कि जब कैमूर में एक DSP थे, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने महिला दारोगा का शारीरिक शोषण किया है। उसके बाद गृह विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय की पहल पर DSP को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। और अब ऐसे में एक थानेदार के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, इसी थाने की महिला दारोगा है। आप देखना होगा इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो थानेदार हैं सुदामा कुमार सिंह, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और किशनगंज से बड़ी खबर जहां पर SM राइस मिल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की संपत्ति इस अगलगी की घटना में खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर SM राइस मिल में देखिए आग लग जाती है और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। लोग भी यहां पर इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मशक्कत करते नजर आए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हालांकि इस वक्त आग बुझा ली गई है। तो आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिस वजह से अचानक से देखते ही इस राइस मिल में आग जो है वो फैलने लगती है और आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को यहां पर बुलाना पड़ा। स्थानीय स्तर पर भी लोग जो हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अगली खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी पुलिस ने नानपुर और पुपरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में फेक करेंसी को बरामद किया है। मामले में 3 धंधेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 18 लाख रुपए के जाली भारतीय नोट, 8,60,000 नेपाली जाली नोट के साथ डॉलर की बरामदगी की गई है। सीतामढ़ी के पुपरी के SDPO अतनुदाता के माने तो यहाँ पर गिरफ्तार आरोपियों के तार जो हैं वो कई लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये नेक्सस जो है वो बड़ा है और अब इससे जुड़े हुए दूसरे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाके में जाली नोट खपाने का काम इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। पुलिस इनसे अब पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। देसी नोट A4 साइज के पेपर में प्रिंट, वन साइडेड प्रिंट है, अभी तक उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं बना पाए थे, बरामद भी। इन लोग अभी तक जो पता चला है पहले से ये कारोबार कर रहे हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, जिसके संबंध में गहन छानबीन की जाए। पूर्व में भी केस में इन लोग गए हैं, इसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। इनसे संलिप्त, इस कारोबार में संलिप्त इस ग्रुप और इनके सदस्य सारे के बारे में छानबीन की जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।